Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship and to you alone turn for help. Countless durood salam on our holy last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear student and viewers. I am Imaduddin Javed, Associate Professor of Mathematics, Government Graduate College, Block 17, डेरा गाजी खान, पंजाब, पाकिस्तान। आज हमारे यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 16 होगा। लेक्चर नंबर 16 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ रैशनल रूट थ्योरम एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव इज़ एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 10। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है हमारा आज का है रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल नंबर 9। इससे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 15, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 इनको हमने सॉल्व किया था। आज ये हमारे 2 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, रैशनल रूट थ्योरम और एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 10। रैशनल रूट थ्योरम का जो कंसेप्ट है या आइडिया है वो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, कार्ल फ्राइड्रिच गॉस। तो ये आप इसका पोर्ट्रेट भी देख रहे हैं। तो कार्ल फ्राइड्रिच गॉस इन्होंने हमें कंसेप्ट दिया था या आइडिया दिया था रैशनल रूट थ्योरम का। रैशनल रूट थ्योरम का जो एडवांटेज है वो ये है कि रैशनल रूट थ्योरम हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द ऑल पॉसिबल रैशनल रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है हायर डिग्री की। हायर डिग्री मीन डिग्री 2 हो, डिग्री 3 हो, डिग्री 4 हो या इससे भी ज़्यादा। तो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है हाई डिग्री की, इनके हम ऑल पॉसिबल रूट्स, ऑल पॉसिबल रैशनल रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ऑल पॉसिबल रैशनल रूट्स फाइंड करने में ये रैशनल रूट थ्योरम हमारी हेल्प करता है। ऑल पॉसिबल रैशनल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो रैशनल रूट थ्योरम हेल्प्स अस इन फाइंडिंग ऑल पॉसिबल रैशनल रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। जब ये रैशनल रूट थ्योरम नहीं था तो मैथमेटिशियंस इसको सॉल्व करने के लिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए वो एक गैस जो ना किया करते थे या ट्रायल जो ना किया करते थे। ट्रायल करने का मतलब ये है कि पहले वो z को -1 असाइन कर लिया करते थे, फिर 1 असाइन करते थे, फिर 2 असाइन किया करते थे, फिर -2 एंड सो ऑन, और कुछ रैशनल नंबर्स 1/3, 1/5 एंड सो ऑन। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास लिस्ट है नंबर्स की ये इनफाइनाइट है। लेकिन रैशनल रूट थ्योरम से क्या हुआ कि ये जो लिस्ट है ये फाइनाइट लिस्ट जो ना आ गई। बस कुछ नंबर जो ना होते हैं जिनको हम चेक करते हैं कि वो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट हैं या नहीं हैं। तो एक फ़ाइनाइट लिस्ट हमें जो ना आती है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम इस इनफाइनाइट लिस्ट से बच गए और एक हमारे पास फाइनाइट लिस्ट आ जाती है, जिसकी वजह से हम पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक रूट फाइंड कर लेते हैं। इसकी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि रैशनल रूट थ्योरम की प्रॉपर स्टेटमेंट जो ना देखते हैं और उसमें जो टर्मिनोलॉजीज़, जो कंसेप्ट यूज़ हुए हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये है हमारे पास की कंसेप्ट ऑफ द रैशनल रूट थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट, द रैशनल रूट थ्योरम दिस इज़ अ मैथमेटिकल टूल। ये मैथमेटिकल टूल है यूज टू फाइंड ऑल पॉसिबल रैशनल रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। कोई हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसके हम ऑल पॉसिबल रैशनल रूट्स फाइंड कर सकते हैं विद इंटीजर कोएफिशिएंट्स। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। यानी कि ये रैशनल नंबर नहीं होते हैं 1/2, 1/3, -1/2 वगैरह, बल्कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये क्या होते हैं, विद इंटीजर कोएफिशिएंट्स। तो अकॉर्डिंग टू रैशनल रूट थ्योरम, इफ़ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज़ इक्वल टू an(x)n plus an-1 x(n-1) plus and so on plus a1x plus a0 हैज़ इंटीजर कोएफिशिएंट्स। अगर ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं अगर ये इंटीजर हों, देन एवरी रैशनल रूट p/q,
इन द सिंपलेस्ट टर्म, ये जो कोई भी रैशनल रूट हो पी ओवर क्यू इन द सिंपलेस्ट टर्म सेटिस्फाइज, तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा कि ये जो न्यूमरेटर है पी, दिस इज़ द फैक्टर ऑफ द कांस्टेंट टर्म ए नॉट, और ये जो क्यू है दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ द लीडिंग कोएफिशिएंट ए एन। ये जो एक्स की पावर एन जो पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री है इसका जो कोएफिशिएंट है ए एन, इसको हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं यहाँ पे लिखते हैं और इसको हम एक्सप्लेन जो ना करते हैं। ये हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट। अब यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए वन और ए नॉट, ये इंटीजर कोएफिशिएंट्स हैं, इसको आपने माइंड में रखना है। और ये जो ए एन है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये जो पॉलिनॉमियल है इसकी डिग्री जो है ना कितनी है वो n है। ये एक पॉलिनॉमियल है और इसकी डिग्री n है। या ये जो a n है x की जो मैक्सिमम पावर है n, जो कि पूरे पॉलिनॉमियल की डिग्री है, इसका जो कोएफिशिएंट है a n, इसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट। ये लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाता है, ये लीडिंग कोएफिशिएंट a n। और ये जो हमारे पास ए नॉट है इसे हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म कहलाती है, ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके साथ कोई एक्स अटैच नहीं है, हर टर्म के साथ एक्स अटैच है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ये जो टर्म है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो इसके ऑल पॉसिबल रैशनल रूट कौन से होंगे, उनकी शेप होगी पी ओवर क्यू, पी ओवर क्यू। अब हमें देखना है कि व्हाट इज़ पी एंड व्हाट इज़ क्यू, ये पी क्या है और क्यू क्या है। तो ये रिमेंबर दैट ये जो पी है दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ ए नॉट, पी जो है ये फैक्टर है, दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म यानी कि ए नॉट। और ये जो डिनोमिनेटर है क्यू, ये किसका फैक्टर है क्यू, दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट यानी कि ए एन। ये जो हमारे पास है डिनोमिनेटर ये किसका फैक्टर है, इस ए एन का। और ये जो न्यूमरेटर है पी, ये किसका फैक्टर है ए नॉट का, कांस्टेंट टर्म का। फैक्टर का मतलब क्या है कि ये जो पी है इस ए नॉट को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, और इसी तरह ये जो क्यू है इस ए एन को डिवाइड करता है कम्प्लीटली। तो ये जो पी ओवर क्यू है ये क्या होगा, इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन का या इस पॉलिनॉमियल का या इक्वल टू ज़ीरो करें तो पॉलिनॉमियल इक्वेशन का ये क्या होगा, हमें बताएगा ऑल पॉसिबल रूट। और ये जो पी ओवर क्यू है इसको अपने लोवेस्ट टर्म में होना चाहिए। पी ओवर क्यू ये सिंपलेस्ट टर्म में जो ना होंगे, सिंपलेस्ट टर्म का मतलब क्या है, पी ओवर क्यू दिस शुड बी इन द लोवेस्ट टर्म या सिंपलेस्ट टर्म। अब इसका कंसेप्ट भी समझते हैं कि सिंपलेस्ट टर्म का क्या मतलब है। सिंपलेस्ट टर्म का मतलब ये है, तो पी ओवर क्यू जो है ये सिंपलेस्ट टर्म या लोवेस्ट टर्म में होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि पी और क्यू इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हो वो 1 होना चाहिए, या यूँ कहें कि पी और क्यू में जो कॉमन फैक्टर हो बस 1 हो, 1 के अलावा कोई और ना हो। पी एंड क्यू have no common factor except 1, यानी कि हम कहेंगे कि P और Q जो है ये लोवेस्ट टर्म में है इफ़ P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, P और Q में बस कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1 या अदर दैन 1। तो मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जा सकती हैं, यूँ भी लिख सकते हैं P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर दैन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास देखें 2/3 है,
तो हम इनको कहते हैं ये जो 2 और 3 हैं ये अपनी लोवेस्ट टर्म में है या लोवेस्ट फॉर्म में है या सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 के डिवाइज़र देखें तो 2 के डिवाइज़र हैं, यानी कि जो 2 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं वो एक 1 है और एक 2 है। अगर हम 3 के डिवाइज़र देखें तो एक 1 है और एक 3 है। तो इनमें देखें कॉमन जो ना कौन सा है, जस्ट 1 है, कोई और इनमें कॉमन नहीं है, कोई और इनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 ही है। अगर हमारे पास सपोज़ 4 ओवर 6 लिखा हुआ हो तो ये जो 4 ओवर 6 है ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है, क्योंकि देखें अगर 4 के हम फैक्टर्स देखें यानी कि 4 के डिवाइज़र देखें तो वो 1 है, 2 है और 4 है। अगर हम 6 के डिवाइज़र देखें तो वो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। तो देखिए कि इन दोनों के जो कॉमन डिवाइज़र हैं वो कौन कौन से हैं, 1 भी है और देखें 1 के अलावा भी आ गया है, 2 भी इनका कॉमन डिवाइज़र है। तो हमने कहा था कि लोवेस्ट टर्म वो होती है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर जो है ना क्या हो, 1 हो, 1 के अलावा कोई और ना हो। तो ये जो 4 ओवर 6 हैं दीज आर नॉट इन लोवेस्ट टर्म, ये सिंपलेस्ट टर्म में नहीं है। 2 ओवर 3 जो है ये लोवेस्ट टर्म में हो। तो मतलब क्या है कि इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है या हाईएस्ट फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है 2 और 3, इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है या ये दोनों रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। इसको हम ऐसे लिखते हैं GCD ऑफ 2 एंड 3 दिस इज़ इक्वल टू 1, या HCF भी लिखते हैं। तो ये मतलब है लोवेस्ट टर्म का। तो रैशनल रूट थ्योरम में ये जो P ओवर Q है इसको अपनी लोवेस्ट टर्म में होना चाहिए। अगर ये कुछ P और Q लोवेस्ट टर्म में ना हुए, सपोज़ 4 ओवर 6 आ जाते हैं, तो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको भी हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं और इसको भी, तो दिस इज़ इक्वल टू ये होगा 2 ओवर 3। तो हम रैशनल रूट थ्योरम अप्लाई करते वक्त इनको अपने सिंपलेस्ट टर्म में लिखेंगे, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 9 है। P ऑफ Z इज़ इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। P ऑफ Z इज़ इक्वल टू Z रेज़ टू पावर 3 माइनस 2Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 5, और इसको हम फैक्टराइज करने में रैशनल रूट थ्योरम की हेल्प लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कांस्टेंट टर्म कौन सी है। कांस्टेंट टर्म वो हमारे पास 5, जिसे हम A0 कहते थे, तो दिस इज़ इक्वल टू 5, ये हमारे पास है कांस्टेंट टर्म। और लीडिंग कोएफिशिएंट जिसको हमने थ्योरी में AN से डिनोट किया था, लीडिंग कोएफिशिएंट दिस इज़ इक्वल टू, इसको हमने AN कहा था, दिस इज़ इक्वल टू 1। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म है 5, इसके डिवाइज़र देखते हैं। इसके जो डिवाइज़र हैं एक 1 है और एक है -1 भी है, नेगेटिव डिवाइज़र भी लेने हैं, और एक 5 है और एक -5 है। ये हैं इस A0 जो कांस्टेंट टर्म है इसके डिवाइज़र, जिनको हमने पीस कहा था, ये पीस हैं। इसी तरह ये जो हमारे पास 1 है इसके डिवाइज़र कौन से हैं, 1 का डिवाइज़र तो बस एक +1 है और एक -1 है। हमें ये इसमें दोनों डिवाइज़र लेने होते हैं, पॉजिटिव डिवाइज़र भी और नेगेटिव डिवाइज़र भी। तो ये हमारे कहलाते हैं क्यूज़। अब हम लेते हैं P ओवर Q, ये रेशो लेते हैं P ओवर Q। इस रेशो को फाइंड करने का तरीका ये होगा, ऑल पॉसिबल रूट्स हम फाइंड कर रहे हैं। इसका तरीका ये है कि आप ये +-1 कंप्लीट लें, +-1 इसको डिवाइड कर लें इस 1 पर, यानी कि +1 पर डिवाइड कर लें। +-1 को हम डिवाइड करते हैं +1 पर, और जो +-5 है इसको भी हम डिवाइड करते हैं 1 पर, यानी कि +1 पर। तो +-1 ओवर 1, तो ये कितनी वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ से 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक 1 और एक -1। यहाँ से भी 2 वैल्यूज़ आएंगी, +5 ओवर 1 5 और -5 ओवर 1 -5। तो देखिए ये हमारे कहलाते हैं ऑल पॉसिबल रैशनल रूट्स, यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो ज़ीरोज़ हैं वो कौन सी हैं, या वो 1 है या -1 है या 5 है या -5 है। इनमें एक वैल्यू ऐसी है जिस पर इस पॉलिनोमियल की जो P ऑफ Z पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आएगी। अब ये हमें चेक करना होगा, वो 1 पर है, 0 आती है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, या -1 पर आती है, या 5 पर आती है, या -5 पर। इनको हमें चेक करना होगा।
मैं 1 पर अगर चेक करता हूँ तो पी ऑफ 1 ये किसके इक्वल होगा, पी ऑफ 1 दिस इज़ इक्वल टू z की जगह पर 1 असाइन करें 1 रेज़ टू पावर 3 1 माइनस, जब z को 1 असाइन करेंगे 1 का स्क्वायर 1, ये -2 होगा प्लस 1 प्लस 5, सो दिस इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 2, 2 से कैंसिल होगा, दिस इज़ इक्वल टू 5। तो देखें पी ऑफ 1 इक्वल टू 5 आया है, ये 0 नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो z इज़ इक्वल टू 1 है इस पॉलिनॉमियल की 0 नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, -1 पर चलते हैं। सो पी ऑफ -1 दिस इज़ इक्वल टू -1 यहाँ पर असाइन करेंगे z की जगह पर, तो ये होगा -1 का क्यूब, तो ये -1 होगा। फिर z को जब -1 असाइन करेंगे -1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू 1 ये होगा -2। फिर z को -1 असाइन करें तो ये होगा -1 प्लस 5, सो दिस इज़ इक्वल टू -1 -2 -1। इसमें थोड़ी करेक्शन करते हैं, z क्यूब स्टेटमेंट में है -3z स्क्वायर है, -3z स्क्वायर, तो z क्यूब -3z स्क्वायर। हम अगेन देखते हैं, पहले पी ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू पी ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 3 माइनस, ये भी 3 होगा, -3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 -3 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 -1 प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 4। सो दिस इज इक्वल टू 4, तो ये हमारा 5 के बजाय ये हमारा क्या होगा 4 होगा, दिस इज इक्वल टू 4। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 4। तो अब पी ऑफ 1 जो है ये 4 के इक्वल है, 0 के इक्वल नहीं है। पी ऑफ -1 देखते हैं, -1 रेज़ टू पावर 3 -1 -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये -3 है, -1 प्लस 5, सो दिस इज इक्वल टू -1 -3 -4 -1 -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें कि पी ऑफ -1 दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलिनॉमियल इक्वेशन है इसका एक रूट जो ना क्या है वो -1 है, z इज़ इक्वल टू -1, दिस इज़ अ रूट ऑफ पॉलिनॉमियल इक्वेशन p ऑफ z इज़ इक्वल टू 0। इसका हमने एक रूट फाइंड कर लिया, वो -1 है। अब हम इसके बाकी 2 रूट्स हैं वो और फाइंड करेंगे। z इज़ इक्वल टू -1 ये रूट है, और z प्लस 1 जो है दिस इज़ द z प्लस 1 दिस इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ z। ये जो पॉलिनॉमियल है p ऑफ z इसका एक फैक्टर है z प्लस 1। हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब इसकी डिग्री जो है वो 3 है, जब इसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे, और इस पॉलिनॉमियल इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे। एक फैक्टर हमें मालूम हो गया है z प्लस 1। बाकी 2 फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन का जो प्रोसेस है वो मैट्रिक में है, तो अब यहाँ पर हम इसको सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन ये है कि z रेज़ टू पावर 3 है, z रेज़ टू पावर 3। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखी हुई है। तो हमें लिखना है z रेज़ टू पावर 3 का कोएफिशिएंट ये 1 है। फिर हम लिखेंगे z स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो z स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है -3, इसको लिखेंगे हम, ये मेथड है। फिर हम लिखेंगे z का कोएफिशिएंट वो 1 है, और फिर यहाँ पर हमारे पास आएगी एक कांस्टेंट टर्म जो कि 5 है। फिर आपने एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, और उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। और ये जो पोजीशन है ये z की वैल्यू की है, और z की वैल्यू क्या है वो -1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1। अब आपने ऐसा करना है, ये जो 1 है इसको एज इट इज़ नीचे लिखना है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू 1 ये -1 होगा, -3 -1 इनको ऐड करें तो ये -4 होगा, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करें ये 4 होगा, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 1 और 4 को ऐड करें तो ये 5 होगा। फिर -1 को इस 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये -5, इसको हमें यहाँ पर लिखना है। 5 और -5 को ऐड करें तो ये हमारा क्या आएगा 0। जो लास्ट में बचता है ये हमारा रिमाइंडर होता है, तो ये 0 के इक्वल है। अब हम क्या बनाते हैं, एक पॉलिनॉमियल बनाते हैं।
जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि जब ये पॉलिनॉमियल है z रेज़ टू पावर 3, इसको हम डिवाइड करेंगे z+1 पर, तो इस जो कोशेंट होगा उसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी। अब हम एक डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल लिखते हैं, वो हमारे पास होगा z1 है, 1 इंटू इसके साथ हम अटैच करेंगे z रेज़ टू पावर 2 माइनस 4z+5। तो ये हमारे पास कोशेंट आ गया कि जब हम इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करते हैं z+1 पर, तो ये इसका कोशेंट जो ना हुआ। तो ये हमारा जो है कोशेंट है q ऑफ x, दिस इज इक्वल टू z² माइनस 4z+5। अब हम डिवीजन एल्गोरिदम लिखते हैं कि जो डिवाइडेंड है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट। तो z रेज़ टू पावर 3 ये डिवाइडेंड है, z रेज़ टू पावर 3 माइनस 3z² प्लस z+5, दिस इज इक्वल टू डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र है हमारा z+1 इंटू कोशेंट जो है वो हमने ऊपर अभी फाइंड किया है z² माइनस 4z+5, ये हमारा कोशेंट है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। तो ये हमारे पास है z³ माइनस 3z² प्लस z+5 इज इक्वल टू z+1, ये डिवाइज़र और ये कोशेंट। अब हम इसको फैक्टराइज़ करेंगे। इसको फैक्टराइज़ करने के लिए हम इसके पेयर बनाते हैं। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5, ऐसा पेयर चाहिए कि ऐड करें तो -4 हो, मल्टीप्लाई करें तो +5 आए, तो ऐसा कोई पेयर नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, z² माइनस 4z+5 दिस इज इक्वल टू 0। इस पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, z इज़ इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, z इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, z इज़ इक्वल टू -b माइनस 4 प्लस माइनस, ये माइनस फार्मूले में b माइनस b की वैल्यू -4 है, यानी कि z का कोएफिशिएंट -b प्लस माइनस b² का मतलब है -4 का स्क्वायर, b² माइनस 4ac, a की जो वैल्यू है वो 1 है और कांस्टेंट c वो 5 है, ओवर तमाम के नीचे ओवर आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई a जो है वो z² का कोएफिशिएंट 1। सो z इज़ इक्वल टू, तो z हमारे पास होगा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस, यहाँ पर हम देखते हैं -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 20 -20 ओवर 2। सो z इज़ इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 माइनस 20, ये होता है -4 और इस सारे का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। सो z इज़ इक्वल टू 4 प्लस माइनस, अब देखिए अंडर रूट में ये माइनस है तो -1 अंडर रूट ये आयोटा होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो ये होगा 2 आयोटा ओवर 2। सो z इज़ इक्वल टू 2 कामन निकालते हैं, जब 2 कामन आएगा तो ये होगा 2 प्लस माइनस आयोटा ओवर 2, 2 को 2 से कैंसिल करते हैं, z इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस आयोटा। तो देखिए हमने 2 रूट्स और फाइंड कर लिए, वो कौन से हैं, एक है z इज़ इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, एक है z इज़ इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। तो 2 रूट्स और आ गए, z इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस आयोटा। तो z किसके इक्वल होगा, z इज़ इक्वल टू एक रूट होगा 2 प्लस आयोटा और एक रूट होगा z इज़ इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। अब हम फाइंड करते हैं फैक्टर। तो 2 प्लस आयोटा को हम लेफ़्ट साइड पर लेकर आते हैं, तो ये होगा z माइनस, जब ये लेफ़्ट साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -2 माइनस आयोटा। सिमिलरली जब हम 2 माइनस आयोटा को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये होगा z -2 प्लस आयोटा। तो देखें एक लीनियर फैक्टर ये है, एक लीनियर फैक्टर ये है और एक लीनियर फैक्टर हमने प्रीवियसली फाइंड किया वो z+1 था।
तो ये 3 लीनियर फैक्टर्स जो है ना आ गए। एक लीनियर फैक्टर था हमारा z+1, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है z+1, एक ये लीनियर फैक्टर है और 2 फैक्टर्स अभी हमने फाइंड जो है ना किए। तो जो हमें फैक्टर दिया हुआ था जिसको हमें फैक्टराइज करना था z³ माइनस 3z² प्लस z प्लस 5, दिस इज़ इक्वल टू एक फैक्टर था z+1 और एक फैक्टर, 2 फैक्टर दिए हैं, इसको लिखते हूँ z-2 माइनस आयोटा इंटू z-2 प्लस आयोटा। तो देखें एक पॉलिनॉमियल था जिसकी डिग्री 3 थी, उसको हमने फैक्टराइज किया और ये 3 लीनियर फैक्टर्स आ गए। तो इसको सॉल्व करने में हमने क्या यूज़ किया, किसकी हेल्प ली, रैशनल रूट थ्योरम की। रैशनल रूट थ्योरम की हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया। तो इस पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करने के लिए हमने रैशनल रूट थ्योरम की हेल्प ली। रैशनल रूट थ्योरम को एक मरतबा और एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू an x रेज़ टू पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन a1x प्लस a0। तो ये हमारे पास an माइनस 1 a1 और a0, ये याद रखिएगा कि ये इंटीजर्स होते हैं। an जो है ये लीडिंग कोएफिशिएंट है और a0 कांस्टेंट टर्म है। हम क्या करते हैं, p ओवर q रेशो लेते हैं p और q की। ऊपर p क्या है, व्हाट इज़ p, न्यूमरेटर क्या है, ये फैक्टर है a0 का कांस्टेंट टर्म का, और ये जो q है ये किसका फैक्टर है, an का, यानी कि लीडिंग कोएफिशिएंट का। तो ये हमें p ओवर q से क्या हासिल होंगे, हमें ऑल पॉसिबल रैशनल रूट्स। एक बात याद रखें कि ये लाजमी नहीं है कि ये हमें तमाम रैशनल, अगर फ़र्ज़ करें किसी पॉलिनॉमियल इक्वेशन में रैशनल रूट हैं ही नहीं तो ये उसकी एब्सेंस को भी बताएगा कि इसमें कोई रैशनल रूट मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो x² माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, फर्स्ट करें हमारे पास एक इक्वेशन है x² माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, तो हम इसको x² इज़ इक्वल टू 2 और x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट, तो इसके 2 रूट्स हैं, एक 2 अंडर रूट है और एक माइनस 2 अंडर रूट है। तो ये तो रैशनल नहीं है। और अगर हम रैशनल रूट थ्योरम अप्लाई जो ना करें तो उसमें भी हम देखेंगे कि कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है -2 और हमारे पास जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो है 1। तो 1 के फैक्टर जो ना कौन से हैं, 1 के जो फैक्टर हैं, जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 है और -1 है, और -2 के जो फैक्टर हैं वो हमारे पास 2 हैं और -2 हैं। तो जब हम इनमें इनकी रेशो लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये +-1 और हम इसको लिख सकते हैं +-2। तो +-1 को जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये 2 वैल्यूज़ आई 1/2 और -1/2। तो देखें 1/2 भी इस पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई नहीं करेगा p ऑफ x इज़ इक्वल टू x² माइनस 2 को, और -1/2 भी इस पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 1/2 जो है ये भी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल नहीं है, -1/2 भी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल नहीं है। यानी कि अगर मैं x की जगह पर 1/2 पुट कर लूँ तो दिस इज़ इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर -2, तो दिस इज़ इक्वल टू 1/4 -2, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है 1/2 जो है ये भी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल नहीं है, -1/2 भी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये रैशनल रूट थ्योरम हमें ये बताता है कि इसका कोई रैशनल रूट नहीं है। तो ये रैशनल रूट की प्रेजेंस को भी और एब्सेंस को भी ये रैशनल रूट थ्योरम हमें बताता है। तो अब इस रैशनल रूट थ्योरम से हमें पता चला कि इसके कोई रैशनल रूट मौजूद नहीं है, बस इर्रैशनल रूट ही हैं। रैशनल रूट थ्योरम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैंने स्टार्ट में बताया कि ये हमें फाइनाइट लिस्ट जो है प्रोवाइड करता है और ये एक फास्टर है। हम अपने गैस पर जल्दी पहुंच जाते हैं कि कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल है या जो पॉलिनॉमियल इक्वेशन का रूट है। तो रैशनल रूट थ्योरम की ये कोई गारंटी नहीं है कि वो हमें और पॉसिबल रैशनल रूट बताए।
हाँ, अगर किसी इक्वेशन के पॉसिबल रैशनल रूट होंगे, अगर किसी इक्वेशन का रैशनल रूट है तो उसके बारे में बताएगा। अगर किसी इक्वेशन का रैशनल रूट है ही नहीं तो ये उसके बारे में नहीं बताता, ये सिर्फ पॉसिबल रैशनल रूट के बारे में बताता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमने एग्जांपल नंबर 9 में जो पॉलिनॉमियल दिया हुआ था जिसको फैक्टराइज किया, उसमें हमने सिंथेटिक डिवीजन का भी यूज़ किया। तो सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस जो है मैं एक मरतबा रिवाइज़ कर देता हूँ। ये है तो मैट्रिक में मैं इसको एक मरतबा रिवाइज़ कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है x⁻³ 3 + 2x + 5। मैं इसको डिवाइड करता हूँ, दिस इज़ डिवाइडेड बाय x - 2 पर डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर देखें x⁻³ है, उसके बाद x² वाली टर्म मौजूद नहीं है। ये हमारा पॉलिनॉमियल है कोई p(x). तो आपने सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। x⁻³ x² वाली टर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है, आपने इंसर्ट करना है 0x² + 2x + 5। देखिए ये जो प्रोसेस आया है सिंथेटिक डिवीजन का, ये लॉन्ग डिवीजन से ही एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, लॉन्ग डिवीजन से ही हमने इसको निकाला हुआ है। अगर मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व जो ना करूं तो ये कैसे सॉल्व होगा। सपोज ये हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है p(x) = 3x⁻³ + 2x + 5। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x³ + 0x² + 2x + 5। सो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर है 3x³ x - 2 पर डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो डिवीजन होगी वो 3x²। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3x³ - 2 × 3x, तो ये होगा -6x²। इसको हम, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 6x² है, देखिए यहाँ पर है 2x, आपने 6 को 2 के साथ ऐड नहीं करना, तो 6x² को हम अलहदा लिखेंगे, 6x² को पहले लिखेंगे, फिर +2x + 5। ये लॉन्ग डिवीजन कहलाती है। अब जो डिवीजन होगी वो होगी 6x² लेकर आना चाहते हैं तो ये होगा +6x। x को जब 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6x² - 12x। ये हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2x + 12x ये होगा 14x + 5। अब जो डिवीजन होगी +14 की होगी। तो x को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 14x - 2 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। तो ये हमारे पास होगा माइनस और ये होगा प्लस, ये कैंसिल होंगे। तो 28 + 5 तो ये होगा 31। तो ये हमारे पास जो 3x² + 6x + 14 है, ये हमारा क्वोशंट कहलाता है Q(x). दिस इज़ इक्वल टू 3x² + 6x + 14 और ये हमारा रिमाइंडर कहलाता है 31। रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 31। तो ये हमारा रिमाइंडर है 31। अब इसी चीज़ को देखकर जो है सिंथेटिक डिवीजन को बनाया गया। अब 3x³ है, ये हमारे पास पॉलिनॉमियल है 3x³ p(x). दिस इज़ इक्वल टू 3x³ + x² नहीं है तो 0x² + 2x + 5। तो इन हम कोएफिशिएंट्स को लिख लेते हैं। ये 3 होगा, ये हमारे पास 0 है, ये 2 है और ये 5 है। यहाँ पर आपने एक वर्टिकल लाइन और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो पोजीशन है ये x माइनस के बाद ये जो 2 है इसकी पोजीशन है, यानी कि 0 x माइनस के बाद ये जो कांस्टेंट है डिवाइज़र में ये 2 यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी कि x - 2 को इक्वल टू 0 करें तो x इक्वल टू 2। 3 को आपने एज इट इज़ लिखना है। तो देखें यहाँ पर जो है हमने x का कोएफिशिएंट 1 था। ये भी बात याद रखें कि सिंथेटिक डिवीजन जो है सिर्फ और सिर्फ इसका डिवाइज़र जो है उसकी शेप ऐसी होगी x - a या x + a। ये तो दीज आर द वन एंड द सेम थिंग। a अगर नेगेटिव हो तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन इसका डिवाइज़र ऐसा नहीं होगा 2x - 5, 2x + 3 या x² + 1, तो लीनियर फैक्टर होता है। तो आप देखें यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर 3 है, तो डिवीजन भी 3 से हमने ली, तो जो 3 यहाँ पर है वही 3 यहाँ पर आया। अगर यहाँ पर 5 होता तो इधर भी 5 आ जाता है, अगर यहाँ पर 7 होता तो यहाँ पर भी 7 होता है। तो यहाँ पर 3 है, इसको मैंने एज इट इज़ लिखा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये हमारे पास 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6। देखें लॉन्ग डिवीजन में ये है हमारे पास 6 यहाँ पर आया हुआ है, ये देखें 6। तो अब 0 और 6 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 6 होगा। 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 होगा। 12 और 2 ऐड करें तो ये हमारा 14 होगा। 2 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये 28 होगा। 28 प्लस 5 करें तो ये 33 होगा। तो देखिए यहाँ पर भी ऐड हुए हैं 28 प्लस 5, ये 33 होगा। तो ये हमारे पास 28 प्लस 5 ये 33। तो ये जो हमारे पास 33 है जो आखिर में बचता है, दिस इज़ रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो है वो 33 है। ये हमारे पास क्या है, कोशेंट के कोएफिशिएंट। तो ये जो हमारे पास है 3, 6 और 14, ये कोशेंट के कोएफिशिएंट्स हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट करें मैं ये कहूँ कि इन कोएफिशिएंट्स को यूज़ करें और एक पॉलिनॉमियल बनाएं जिसकी डिग्री 3 हो, तो आप 3 है इसके साथ x³ अटैच करें, इसके साथ x², इसके साथ x और ये कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम एक पॉलिनॉमियल बनाते हैं जिसकी डिग्री 2 हो, तो ये होगा q ऑफ x, दिस इज़ इक्वल टू, तो जो कि डिग्री 2 का हमें पॉलिनॉमियल बनाना है तो ये होगा 3x² प्लस इसी को लिखें, इसके साथ x अटैच कर दें, प्लस 6x प्लस 14। तो ये जो प्रोसेस है ये आप मैट्रिक में पढ़ कर आ चुके हैं, मैंने तो इसको जस्ट फॉर रिवीजन जो है किया है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो हम रिव्यू करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें रैशनल रूट थ्योरम के बारे में हमने पढ़ा। रैशनल रूट थ्योरम का आइडिया या कंसेप्ट किसने दिया था, ये मैंने आपको बताया, कार्ल फ्रेडरिच गॉस। इसके बाद फिर हमने ये पढ़ा था कि एक रैशनल रूट थ्योरम कोई हमारे पास पॉलिनॉमियल इक्वेशन है p ऑफ z इज इक्वल टू 0, ये किस काम आता है, ऑल पॉसिबल रैशनल रूट्स फाइंड करने के लिए। कि कोई पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, इसके ऑल पॉसिबल रैशनल रूट हम फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास ये रैशनल रूट थ्योरम ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, z को हम असाइन करते हैं -1, 1, 2, -2, 3, -3 एंड सो ऑन। तो ये जो हमारे पास एक लिस्ट है, ये एक इनफाइनाइट लिस्ट है। रैशनल रूट थ्योरम पढ़ने के बाद हम इससे हमें क्या हेल्प मिली कि हमारे पास एक फाइनाइट लिस्ट सिर्फ होती थी जिससे हम उसके ऑल पॉसिबल रैशनल रूट फाइंड कर सकते थे। तो ये हमारे पास पॉलिनॉमियल है, इसको हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, और ये हमारा कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो हम p ओवर q करते हैं। ये p क्या चीज़ है, p जो है ये फैक्टर है a0 का और q जो है ये फैक्टर है an का। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पेज हमारा है कि p ओवर q को लोवेस्ट टर्म में होना चाहिए। लोवेस्ट टर्म का मतलब ये था कि p एंड q है नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, यानी कि p और q में 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। मैंने इसकी एग्जांपल्स लिखी, 2 ओवर 3 ये लोवेस्ट टर्म है, 4 ओवर 6 ये लोवेस्ट टर्म नहीं है। इसके बाद फिर हमारे पास एक एग्जांपल नंबर 9 थी, ये पॉलिनॉमियल था। इस पॉलिनॉमियल में हमें रैशनल रूट थ्योरम यूज़ करना था, इस वजह से पहले हमने रैशनल रूट थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर किया। अब देखिए इसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म कौन सी है, a0 ये 5 है, और लीडिंग कोएफिशिएंट जो है ना कौन सा है वो 1 है। अब हमने 5 के डिवाइज़र देखे, यानी कि 5 के फैक्टर्स देखे। इसमें आपने दोनों डिवाइज़र देखने हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। तो 5 के जो डिवाइज़र हैं वो +1, -1, +5, -5, और ये जो an है इसका जो डिवाइज़र है वो +-1, यानी कि +1 और -1। अब हम लेते हैं p ओवर q। तो p ओवर q जब आप फाइंड करें तो ये +1 कंप्लीट, +-1 ये कंप्लीट लें, इसको डिवाइड करें जस्ट 1 पर, +1 पर, और +-5 को भी डिवाइड करें 1 पर। तो ये हो जाएगा p ओवर, तो ये हमारा हो जाएगा p ओवर q। इसके बाद हमारे पास है अब हमने +1 +-1 ओवर 1 जब किया तो ये +1 और -1, +5 ओवर 1 +5, -5 ओवर 1 ये -5। तो अब हम इनको चेक करते हैं कि ये इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल हैं। हमने 1 को चेक किया, ये 4 आया तो इस पर 0 नहीं आई। -1 पर चेक किया तो 0 आ गई। 5 और -5 पे भी चेक करें 0 नहीं आएगी। तो बस एक ही हमारे पास जो है क्या है पॉसिबल रैशनल रूट है वो -1 है। तो z इज इक्वल टू -1 इज़ द रूट ऑफ p ऑफ z इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू -1 जब ये रूट है तो z +1 ये फैक्टर होगा। तो ये तो सिर्फ एक फैक्टर आया है, इसके 3 फैक्टर्स हैं। बाकी 2 फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ किया।
ये सारे सिंथेटिक डिवीजन है। इसके बाद हमने नेक्स्ट ये देखा था, इसके बाद हमारे पास ये जब सेकंड फैक्टर जो है ना आया, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई जो ना किया, तो इससे हमारे पास जो है ये दो फैक्टर्स और आ गए और फिर हमने उनको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर जो है लिखा। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इसके बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहले खाना को हमेशा खुश में रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।